हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ हिस्ट्री लेक्चर 3 एंड टॉपिक डिस्कस करेंगे सिविल रिविलियन, ट्राइबल अपराइजिंग एंड पीजेंट रिवोल्ट्स। ठीक है जी। प्रीवियस सेशन में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था कॉर्नवालिस कोड। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो देखिएगा इस सेशन के बाद। अब देखिए 1765 के बाद, या फिर आप ऐसे समझिए 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, ठीक है जी, उसमें शाह आलम सेकंड के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में हार चुके थे और ब्रिटिशर्स ने इनसे दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल रीजन के। ठीक है जी। अब शाह आलम सेकंड आप ऐसे समझ लो मजबूरी थे क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर ऑलरेडी हार चुके हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं था इनके पास, तो इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए ब्रिटिशर्स को। पहले ही ब्रिटिशर्स फारूक सेहार के समय में जो इनको मैग्ना कार्टा साइन हुआ था उसी से ही इन्होंने बंगाल रीजन पर कब्जा कर लिया था। और बंगाल रीजन में कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ी थी। फ्रेंच को सप्रेस्ड किया, डच को सप्रेस्ड किया और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये सभी के सभी ब्रिटिशर्स यहाँ पर बैटल्स जीत चुके थे, चाहे वो डच के खिलाफ हो, चाहे फ्रेंच के खिलाफ हो, चाहे प्लासी का जो युद्ध था सिराजुद्दौला के खिलाफ, या बक्सर में हमने देखा 3 अलायंस बने थे, शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे। अब इतनी मुशक्कत के बाद यहाँ हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स ले लिए शाह आलम सेकंड से। अब दीवानी राइट्स होते क्या हैं, आप ऐसे समझो कि जितने भी लॉज हैं वो ब्रिटिशर्स बनाएंगे और टैक्स की वसूली भी कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। और इसी के बाद हमने देखा ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है जी। अब ड्यूल गवर्नमेंट जब सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से कानून व्यवस्था यहाँ पर लागू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। अब कानून व्यवस्था खैर अभी के लिए यहाँ पर एक सिस्टमेटिकली मैनर में नहीं स्टार्ट करा था, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम के बाद 1717 में बहुत ही खतरनाक फेमाइन आया बंगाल में और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस फेमाइन में। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली अगर फेमाइन आता है तो यहाँ पर लोगों की जान जाती है। अब लोगों का गुस्सा भड़का किस पर, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम में जो पब्लिक वेलफेयर वर्क था वो किसके पास था, नवाब के पास, मतलब निजामत का जो बेसिकली, या फिर आप पब्लिक वेलफेयर कह सकते हैं। अब नवाब पर गुस्सा भड़का, बट नवाब तो पहले से ही पपट है, ठीक है, और जो लोग समझदार थे उनका गुस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी भड़का। अब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि इस फेमाइन के बाद बहुत ही ज़्यादा लोग गुस्साए हुए हैं, मतलब गुस्से में आए हुए हैं, कहीं रिवोल्ट ना हो जाए हमारे अगेंस्ट। और इसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, या आप ऐसे समझो जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 के आसपास ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कहा था कि हमें ट्रेड राइट्स दो, हम इंडिया में जाके ट्रेड करना चाहते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए राइट्स दीजिए। ब्रिटिशर्स ने ये राइट्स दे दिए। 1773 का एक्ट पास हुआ। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऑफिशियल राइट आ गए। जब ऑफिशियल राइट आए तो यहाँ पर ऑफिशियल वे में इन्होंने कानून व्यवस्था को लागू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड एक बेस्ट एग्जांपल है अगर हम देखें ब्रिटिशर्स की कानून व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नवालिस ने आकर पुलिस सिस्टम एस्टैब्लिश किया था और भी बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस किए थे। मैंने प्रीवियस सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया, अब यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। और उसके बाद हुआ क्या, ब्रिटिशर्स की जो कानून व्यवस्था थी उससे हम इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है जी। अब एक्सप्लॉयटेशन में देखो, अब ब्रिटिशर्स की कानून व्यवस्था ऐसे समझ लो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका कर रही है, ब्रिटिशर्स का ही कर रही है, या फिर जो इनके चेले चमचे हैं, या ऐसे समझ लो जो इनके दलाल हैं। ठीक है जी। अब दलाल कौन थे इनके, जमींदार्स, ठीक है जी, और साथ साथ जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर मनी लेंडर्स हैं वो इनके दलाल हुआ करते थे। अब देखो जिस भी पर्सन को ब्रिटिशर से फ़ायदा हो रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है कानून व्यवस्था से। अब जो पर्सन यहाँ पर बेमतलब इनके कानून से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी, और जब उनका गुस्सा निकलेगा तो वो एक रिवोल्ट का रूप ले लेगा, और यही बेसिकली हम समझेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो पीजेंट्स हैं मतलब फार्मर्स हैं इन पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ऐसे समझो कि 33% से लेकर 55% के आसपास टैक्स लगा दिया। ये जो थ्योरी है ये समझना जरूरी है क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे सभी के सभी रिवोल्ट, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है और हमें रिवोल्ट्स को ज़्यादा डिटेल में समझना ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए लीडर्स कौन है और रिवोल्ट किस वजह से हुआ था, और जो 1-2 पॉइंट उस रिवोल्ट के अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर समझो कि फार्मर से काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। अब ये मीडिएटर का काम कर रहे थे जमींदार्स फार्मर से टैक्स लेते थे और ब्रिटिशर्स को दे देते थे। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखो 1750
1757 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करा, आपको पता ही है, उसके बाद क्राउन रूल हो गया था। तो यहाँ पर 1757 तक जब भी हम डिस्कस करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं वैसे ब्रिटिशर्स बोलूँगा, ठीक है जी। अब अंग्रेजों को ये जमींदार टैक्स कलेक्ट करके दे रहे थे फार्मर से। अब समटाइम्स क्या होता था एग्रीकल्चर में, आपको पता ही है कि सारा का सारा यहाँ पर एक तरह से मानसून के ऊपर डिपेंड करता है और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर मान लो कि फार्मर लॉस में चले गए। अब फार्मर्स कैसे टैक्स दें, तो फार्मर क्या करते थे, जमींदार से लोन ले लेते थे टैक्स देने के लिए। अब टैक्स तो देना पड़ेगा भाई, ब्रिटिशर्स यहाँ पर मांग रहे हैं और ब्रिटिशर्स से कौन पंगा ले, ठीक है जी। बड़े बड़े यहाँ पर पंगा ले चुके हैं और हार चुके हैं, सिराजुद्दौला हार चुके हैं और ये 3 का अलायंस देखा था। साथ साथ यहाँ पर जो फ्रेंच वाले हैं वो सप्रेस्ड हो गए, डच वाले सप्रेस्ड हो गए। तो ये गरीब लोग कैसे ब्रिटिशर्स के आगे लड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ज़मींदार से लोन ले लेते थे और ये जो ज़मींदार थे इनको काफ़ी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे। अब देखो, इन्होंने लोन लिया और लोन लेने के बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स को टैक्स दे दिया, लेट अस सपोज ऐसे समझ लो। और बाद में ये जो ज़मींदार से लोन लिया इनका भी इंटरेस्ट रेट हो जाता था, ठीक है। और ये बेचारे फार्मर्स इनका सूद या इनका इंटरेस्ट रेट चुकाते चुकाते ही रह जाते थे, बट इनका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब ये जो लोन वाला अमाउंट है, ये उतरता ही नहीं था। और ज़मींदार एक तरह से यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है जी। तो ड्यूल तरह से, मतलब 2 तरह से यहाँ पर फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन झेलना पड़ रहा था, एक तो ज़मींदार से और एक ब्रिटिशर से। अल्टीमेटली अगर यहाँ पर मान लो कोई फार्मर ज़मींदार को लोन का अमाउंट नहीं दे पाता था या इंटरेस्ट रेट नहीं दे पाता था, तो उसको लैंड ही देना पड़ता था अपना, ठीक है, या फिर वो छोड़कर ही भाग जाता था। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बुरा हाल था ब्रिटिशर्स के समय में। और ये ज़मींदार यहाँ पर मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि ये क्या थे, चमचे थे, या फिर ऐसे समझ लो ये दलाल थे बीच के। अब यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट करा, अब लोग गुस्से में आ गए। अब देखो, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली नहीं मार रहे हैं और ऐसे ऐसी कंडीशंस लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, या फिर जो इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन थे, जैसे जो इंडिया के, मतलब ऐसे समझ लो जो इंडस्ट्री थी उस टाइम, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, तो हैंडमेड ही क्राफ्ट या फिर क्राफ्ट्समैन, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पर्सन्स थे जो एक तरह से अपना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनके ऊपर भी काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। और जो एक इंडस्ट्री हुआ करती थी उस समय की जो इंडस्ट्री थी, आप ऐसे समझ लो कलेक्टिव प्रोडक्शन यहाँ पर होती थी। मतलब 100 के आसपास क्राफ्ट्समैन होते थे, वो यहाँ पर उसी को हम एक तरह से इंडस्ट्री मान लेते थे, ठीक है। अब इन इंडस्ट्री पर जो काम कर रहे थे, या फिर इसको इस सिंपल वे में समझते हैं, मान लो कि ब्रिटिशर्स ने हैवी ड्यूटी लगाई और ये एक्स पर्सन की पूरी इंडस्ट्री है, इसके अंडर 100 क्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं। अब इसको लॉस हुआ, अगर इसको लॉस होगा तो इसको भी लॉस होगा, सिंपल है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ तक अगर चलो हम थोड़ा सा समझें, उसके बाद ब्रिटिशर्स पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट के इलाकों में, जो ट्राइबल लोग हैं उनको भी परेशान करते हैं। अब ट्राइबल जो लोग हैं, इनका सिर्फ सिंपल सा काम क्या होता है, फॉरेस्ट में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको ज्योग्राफी में समझाया था, बट चलिए आपके पेपर में ज्योग्राफी नहीं आना, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, ये फॉरेस्ट में क्या करते हैं, सेटलमेंट्स के तौर पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। मतलब ये फॉरेस्ट को ऐसे मान लो कि 15 सेटलमेंट्स में इन्होंने डिवाइड कर लिया। ऐसा नहीं है कि 15 सेटलमेंट्स पहले से ही साफ कर लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इसको ऐसे मत समझ लेना। पहले क्या करते थे, ये एक सेटलमेंट को साफ करते थे, मतलब क्लीन करते थे एरिया, जो पेड़ पुड़ लगे होते थे, घास फूस होता था, उसको जला देते थे, काट देते थे। तो ये वाला जो एरिया होता था, इसमें मल्टीपल क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते थे। अगर 1-2 क्रॉप फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इस वजह से मल्टीपल क्रॉप की प्रोडक्शन करते थे, और जो क्रॉप प्रोड्यूस होती थी उसको ये अपने लिए कंज्यूम करने के लिए रख लेते थे। और साथ साथ यहाँ पर ये मनी लेंडर्स के साथ जो भी इनको ज़रूरी वस्तुएं होती थी, वो मनी लेंडर्स इनको लाकर देते थे, और बदले में ये उनको ये यहाँ पर जो अनाज उगाते थे वो दे देते थे। एक तरह से बार्टर सिस्टम ये करते होते थे, और इनके एंसेस्टर्स भी यही कर रहे हैं और ये भी यही कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने आके कहा, ट्राइबल लोग, जो ट्राइबल पीपल हैं, कि आप ये एरिया खाली कीजिए, ये एरिया हमारा है, ठीक है जी। अब ट्राइबल पीपल तो अभी तक यही समझ के आए हैं कि फॉरेस्ट एरिया हमारा है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ट्राइबल पीपल जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उससे पूरा का पूरा लैंड खराब हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी रेट यहाँ पर हमें खराब होता हुआ या कम होता हुआ दिखता है। बट ऐसा नहीं है, समझो 15 सेटलमेंट्स यहाँ पर बन सकती हैं इस लैंड में। जब ये लैंड पर ये एग्रीकल्चर करते थे तो 3 से 4 साल के लिए करते थे, उसके बाद शिफ्ट हो जाते थे सेकंड लैंड पर, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर ऐसे करके 15 सेटलमेंट्स में ये एग्रीकल्चर करते थे। जब ये पहले पर आते थे तो वैसे ही हरा भरा इनको ये एरिया देखने को मिलता था। अब ब्रिटिशर्स ने आगे कहा कि ऐसा है, ये 30% एरिया आपका है,
अगर आपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना है तब भी आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और आप इस 30% एरिया पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर सकते हो क्योंकि ये 70% एरिया हमारे अंडर आता है। अब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पे कब्जा क्यों करा? सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर मान लो रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी तो उस समय तो टिम्बर का यूज़ होता था, मतलब लकड़ी का यूज़ होता था, समझे। अब यहाँ पर इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि आपने ये एरिया खाली करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल लोगों को बुरा लग गया क्योंकि ये तो फॉरेस्ट को अपना ही लैंड मानते हैं, तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर हम समझेंगे कहाँ कहाँ पे इंडिया में हमें रिवोल्ट देखने को मिले। कुछ सिविलियन रिबिलियंस हुए, सिविल रिबिलियंस हुए, ट्राइबल अपराइजिंग हुए, ठीक है, और कुछ रिलीजियस मूवमेंट भी हमें देखने को मिले, ठीक है जी, और कुछ पीजेंट रिवोल्ट्स भी देखने को मिले। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमने बेसिक समझ लिया कि ब्रिटिशर्स से हम किस तरह से परेशान थे और ब्रिटिशर्स फार्मर्स को एक तरह से फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिगो की कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कीजिए और उसमें भी फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है। और आप ऐसे समझो कि जो ज़मींदार्स हैं जो फार्मर्स को लोन दे रहे हैं वो डेप्ट ट्रैप में फंसा रहे हैं फार्मर्स को, जैसे आज की डेट में चाइना कर रहा है। वैसे चाइना का एग्जांपल यहाँ पर ठीक नहीं है बट आप कंडीशन समझ सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिशर से पहले जो राजा महाराजा या नवाब या मुगल बादशाह कोई भी हुआ करता था इंडिया में, उस समय इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी नहीं, ठीक है। अगर उस समय की हम कंडीशन समझे तो बढ़िया कंडीशन थी। राजा महाराजा इनको ज़्यादा मतलब टैक्स वगैरह लगाते नहीं थे, ये अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे थे, ठीक है। अगर उस समय इनको लगता था कि राजा महाराजा की कंडीशन ख़राब है, जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको राजा महाराजा भगवान लगने लग गए थे, जो उस समय मतलब इनसे पहले रूल करते थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है जी। अब देखिए, आपने डेफिनेटली सुना होगा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, है ना, जिसमें हम परमानेंट सेटलमेंट या फिर रोटरी सेटलमेंट या फिर महालवारी सेटलमेंट देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट आया था कॉर्नवालिस के समय में 1793 में, थॉमस मुंडो के समय में आया था रोहटवारी सेटलमेंट, और मालवारी सेटलमेंट आया था मैकेंजी के समय में। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा अच्छे से। अभी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो रिवोल्ट्स हुए, ठीक है जी। सबसे पहले हम कवर करेंगे सन्यासी रेबिलियन। अब देखिए, बंगाल के कुछ रिवोल्ट्स हैं, ये बंगाल वाले रीजन में हुए हैं। उस समय का बंगाल बहुत बड़ा होता था, आज का बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इतना बड़ा बंगाल होता था। तो काफ़ी सारे मूवमेंट्स हमें यहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इन मूवमेंट्स को तो हम पढ़ेंगे, और ये जो आपके जितने भी रिवोल्ट्स हैं या अपराइजिंग मूवमेंट है, इनको हम 2 सेशंस में कवर करेंगे, और ये दोनों ही सेशन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर देखिएगा, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन्यासी रेबिलियन। सन्यासी रेबिलियन को हम लोग फ़कीर अपराइजिंग भी कहते हैं। वैसे आप लोगों ने अलग अलग भी पढ़ा होगा, बट चलिए मैं इसको कंबाइन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मूवमेंट एक ही था। अब समझिए ये मूवमेंट का रीज़न क्या था। अब देखिए, होता क्या था, हमारे इंडिया में नॉर्थ से जो कुछ सन्यासी थे, कुछ फ़कीर्स थे, वो विज़िट करते थे बंगाल के पिलिग्रिमेज, मतलब पिलिग्रिम्स मतलब एरियाज़ में, जैसे कि गंगा सागर में और मुस्लिम श्राइन्स में, ठीक है। अब फ़कीर्स तो ऑब्वियसली कहाँ पर विजिट करेंगे, मुस्लिम श्राइन में, और जो हिंदूज़ हैं, जो मतलब सन्यासीज़ हैं, वो कहाँ विजिट करेंगे, गंगा सागर में। अब ये जब भी विजिट करते थे तो रास्ते में जितने भी एरियाज़ पड़ते थे बंगाल के, तो ये लोग इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते थे और इनको भिक्षा देते थे, ठीक है। आप लोग समझते होंगे भिक्षा से, ऑब्वियसली अब हम हिंदुस्तानी है तो हम इन वर्ड से गो थ्रू हैं। या फिर आप ऐसे समझो कि हमारे जो नॉर्थ वाले रीजन में कावड़ की यात्रा होती है, ठीक है। उस समय क्या होता है कि गंगा का जल लाया जाता है, भगवान शिव जी को अर्पण किया जाता है, ठीक है। तो उस समय काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाता है जो कांवड़ यात्री होते हैं, और जगह जगह पर आपने देखा होगा शेल्टर हाउस होते हैं और खाने का भी इनका प्रबंध करा जाता है। तो सेम सी कंडीशन थी यहाँ पर, इनको भिक्षा दी जाती थी। ऑब्वियसली नॉर्थ से चलकर आ रहे हैं, उस समय इतनी ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता था, तो इन फ़कीर्स और इन जो भी सन्यासीज़ है उनको बहुत अच्छे से वेलकम करा जाता था, ठीक है। अब हुआ क्या, 1765 के बाद दीवानी राइट्स चले गए ब्रिटिशर्स के पास में, और ये सारे के सारे जो पर्सन हैं उनको काफ़ी अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता था, तो इनके पास पैसा ही नहीं होता था इनको भिक्षा देने के लिए, ठीक है जी, सन्यासीज और फ़कीर्स को। तो यहाँ पर सन्यासी और फ़कीर्स गुस्से में आ गए, ठीक है। वैसे सन्यासी रेबिलियन की जो टाइमिंग है या ईयर है, ये आपको हर बुक्स में चेंज देखने को मिलेगी। बस ऐसे समझ लो, इसका जो पीक पीरियड था वो 1771 था, या 2 साल मान लेते हैं हम, 1771 और 1772 में इसका पीक ईयर था, ठीक है जी। तो इस ईयर को आप याद रखेंगे, बाकी तो आप जस्ट ऐसे हर बुक्स में डिफरेंट ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है जी।
अब हुआ क्या, सन्यासी और फकीर गुस्से में आ गए क्योंकि इनको भिक्षा नहीं मिल रही, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने गोरिल्ला टेक्निक वार करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ब्रिटिशर्स इसको अच्छा भी नहीं समझते, तो उस समय हमारे देश के गवर्नर ऑफ बंगाल थे या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। वैरेन हेस्टिंग ने कहा ये तो गलत है भाई, सन्यासी और फकीरों को क्यों फालतू में आप पैसा दे रहे हो, क्योंकि उनको क्या पता हमारे इंडिया में क्या कंडीशन है, वो तो ब्रिटिशर्स हैं, वो तो क्रिश्चियन को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, तो उनके वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। हमारे यहाँ इंडिया में अलग अलग रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अंगेस्ट में जाकर मतलब सन्यासीज और फकीर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को कहा आपको यहाँ पर इनको भिक्षा देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, सन्यासी भी भड़क गए, फकीर भी भड़क गए, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं वो भी भड़क गए, ठीक है। और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, गोरिल्ला टेक्निक से वार करना शुरू कर दिया। मतलब जो इंग्लिश फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर रेड करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स इनको दिखते थे वहाँ पर अटैक इनको देखने को मिलते थे। तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ब्रिटिशर्स ने कहा ये तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि रिवोल्ट कहीं ना कहीं एक भयंकर रूप तो ले ही लेता है अगर उसको सप्रेस ना करो। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इस रिवोल्ट को सप्रेस्ड करा, और इस रिवोल्ट में जो सबसे बड़ा योगदान रहा सप्रेस्ड करने में वो वैरेन हेस्टिंग का ही था। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लीडर्स हमें पता होने चाहिए। तो लीडर्स कौन कौन थे यहाँ पर वो आपने याद रखने हैं। भवानी पाठक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीडर्स आपको नहीं भूलने हैं। लीडर्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बना लेना। भवानी पाठक, मजनू शाह। अगर आपसे फकीर रेबिलियन पूछा जाए तो आपने मजनू शाह तो याद रखना ही रखना है। वैसे आप कंबाइंड याद रखो, एक ही बात है, मजनू शाह। और उसके बाद है देवी चौधराहन, ठीक है जी। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं चिराग अली, एंड एक है मूसा शाह, ठीक है जी। तो ये 5 पर्सन्स हैं, ये जो लीडर्स हैं इनका नाम आप याद रखेंगे एग्जैक्टली। आपको इन ये नेम आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, उसमें भी जिक्र करा गया है सन्यासी रेबेलियन का, ठीक है जी, जो कि पब्लिश हुई थी अराउंड 1882 में। और बहुत सारी बुक्स हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की, और आनंद मठ में आपको पता ही होगा वंदे मातरम भी है, ठीक है जी। और भी बहुत सारी बुक हैं लाइक एज सीताराम है, देवी चौधरायन के ऊपर अलग से बुक लिखी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक वीकली भी है, आई थिंक बंग दर्शिका के नाम से, सर्च कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं समटाइम्स, ऐसे पूछ लिया जाएगा बंकिम चंद्र जी की के द्वारा कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन सी जो वीकली हैं वो लिखी गई थी, ठीक है। तो वो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। तो इसको सप्रेस किसने करा था, वैरेन हेस्टिंग ने। फकीर अपराइजिंग सेम है, जस्ट आपको यहाँ पर एक पर्सन को याद रखना है अगर फकीर राइजिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, मजनू शाह। वैसे यहाँ पर हुआ क्या था कि जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं बंगाल के, उन्होंने इक्वल पार्टिसिपेशन किया था, तो इस मूवमेंट को हम एक साथ ही जोड़कर पढ़ते हैं। वैसे आपकी बुक्स में अलग अलग भी होता है। चलिए नेक्स्ट है पागलपंथी। अब पागलपंथी से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे सर पागलपंथी भी मूवमेंट था, बिल्कुल था। अब देखिए ये मूवमेंट हमें देखने को मिला था 1820 टू 1850। अगेन यहाँ पर भी आपको ईयर में बुक्स में चेंज देखने को मिलेगा, समटाइम्स 1825 होगा 1850 तक, या फिर 1813 से लेकर 1833 होगा, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पर इस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली देखिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि पागलपंथी को लीड किसने किया था, स्टार्ट करा गया था करम शाह के द्वारा। बाद में चलकर इनके जो सन थे टीपू शाह, यहाँ पे टीपू शाह है, सुल्तान नहीं है। सुल्तान जी अल्लाह प्यारे हो चुके हैं 1799 में, और ये मूवमेंट बाद में आया था, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो टीपू शाह किसके सन होते हैं, करम शाह के, ठीक है जी, ये याद रखना। अब ये पागलपंथी मूवमेंट है क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ट्राइबल मूवमेंट था जो कि गैरो और हैजोंग ट्राइब, मतलब इनको मतलब कंसीडर करा जाता है। और ये कौन से रीजन में रहते थे, ये रीजन का नाम भी आप याद रख सकते हो, म्यांसिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। तो ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट करा गया था, देखो यहाँ पर जमींदार जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा लैंड के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, मतलब लगा तो ब्रिटिशर्स रहे थे, तो जमींदार वसूली करते थे, तो इनको गुस्सा किस पर था, जमींदार्स पर, और अल्टीमेटली गुस्सा किस पर था, ब्रिटिशर्स पे। तो इन्होंने पागलपंथी मूवमेंट्स ने क्या करा, जो जमींदार्स हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उनके घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और ये जो जमींदार थे ये हाई सोसाइटी के लोग थे, तो इन्होंने इनको क्या कहना शुरू कर दिया, पागलपंथ, ठीक है जी, पागलपंथी से ही है ना। तो डेट्स वाइज इसका नाम क्या पड़ गया, पागलपंथीज पड़ गया। और
फिर ज़मींदार्स को लगा कि ये जो ट्राइब है ये जो हमारे ऊपर अटैक कर देती है, कहीं भी हमें देखती है तो हमारे ऊपर हमें अटैक देखने को मिलता है। इसके बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, क्योंकि अल्टीमेटली ये चेले किसके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मूवमेंट को सप्रेस्ड किया। बट यहाँ पर आपको एक कंडीशन समझनी पड़ेगी, करम शाह ने इस पूरे मूवमेंट को स्टार्ट किया था, लेकिन टिप्पू शाह के समय में ये मूवमेंट पीक पर था। इस समय जो नॉर्थन बंगाल का रीजन है वो टिप्पू शाह ने अपने कब्जे में ले लिया था, और जितना भी एग्जीक्यूटिव है उसके डिसीजन ये लेने लग गए थे और जुडिशरी के डिसीजन लेने लग गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि टिप्पू शाह का नाम इंपॉर्टेंट है और ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपराइजिंग मूवमेंट है नारकेल बेरिया अपराइजिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नारकेल बेरिया मैं होपफुली यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ, ये 1831 में हमें देखने को मिला था। अब ये एक तरह का ना मूवमेंट वहाबी मूवमेंट से जोड़ा जाता है। अब इसको समझिएगा, हुआ क्या था, यहाँ पर कुछ हिंदू जमींदार थे, उन्होंने मुस्लिम का एक सेक्ट है जिसको आप याद रखेंगे, जिसको हम चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग से, फराइजी। वैसे हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। फराइजी सेक्ट है एक मुस्लिम्स का, जो इस सेक्ट को फॉलो करते थे मुस्लिम्स। वो बेसिकली यहाँ पर फार्मर्स थे इस रीजन में, ठीक है जी, मतलब बंगाल वाले रीजन ये है अगेन। तो यहाँ पर वो फार्मिंग करते थे और यहाँ पर ज़मींदार थे हिंदू। उन्होंने क्या कहा कि एक तो आपको लैंड के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी, और साथ साथ जो आप बियर्ड रखते हो इस बियर्ड के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक तरह से ये रिलीजियस मूवमेंट भी हो जाता है और साथ साथ ये एक पीजेंट मूवमेंट भी हो जाता है, ठीक है जी। तो फोर्स, और यहाँ पर जो फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली ये भी कहा गया कि आप इंडिगो की एग्रीकल्चर कीजिए, ठीक है जी। तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट भी था और इस मूवमेंट को सप्रेस्ड करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन इस मूवमेंट के जो लीडर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं हद तक बहुत ज़्यादा तंग किया था, और उनका नाम है सैयद मीर निसार अली, और जिनको हम तीतू मीर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये याद रखना, वहाबी मूवमेंट से भी इसको हम रिलेट करते हैं। अब वहाबी मूवमेंट क्या है, मैंने आपको सोशल रिफॉर्म में अच्छे से करवा रखा है, वैसे हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा। तो हिंदुओं पर अत्याचार किए, आपको पता ही होगा, तीतू मीर ने। बट चलिए अभी के लिए हम यहाँ पर जस्ट रिवोल्ट डिस्कस कर रहे हैं, वहाबी मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर रिवीजन सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए फराइजी मूवमेंट क्या था, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मुस्लिम्स जो है एक फराइजी सेक्ट को फॉलो करते हैं। फराइजी सेक्ट क्या है, ये एक तरह का सेक्ट है, इसको डिटेल में मत पढ़िएगा। और यहाँ पर भी क्या हुआ, कुछ हिंदू जमींदार से इनको तंग करते थे मुस्लिम्स को, और यहाँ पर जो इस मूवमेंट की स्टार्ट थी वो किसने करा था, हाजी शरीयतुल्लाह ने। हाजी शरीयतुल्लाह ये फरीदपुर के बेसिकली रहने वाले थे और इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जो कि ईस्ट बंगाल का पार्ट है। अब इस मूवमेंट में हुआ क्या, इनका मेन एम था कि ब्रिटिशर्स को एक्सपेल करना, मतलब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना। साथ साथ जो हिंदूज हैं जो कि इनको तंग कर रहे हैं, हिंदू जमींदार, ये इतने ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में आ गए थे, ये चाहते थे कि जो इस्लामिज़म है सिर्फ हम उसी को फॉलो करने वाले लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त करेंगे, और जो अदर रिलीजन है या फिर ब्रिटिशर्स हैं उनको हम यहाँ से एक्सपेल कर देंगे, मतलब यहाँ से भगा देंगे, ठीक है जी। मतलब आप ये देख रहे हो कि फराइजी मूवमेंट भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी किसके साथ मैच कर रही है, वहाबी मूवमेंट के साथ। वहाबी मैंने आपको बताया था एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जो कि, या फिर आप रिवाइवलिस्ट ग्रुप भी कह सकते हो, जो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया इस्लामिज़म को ही फॉलो करे। तो ये मूवमेंट भी इसी तरह से था, क्योंकि ये गुस्से में आ गए थे। कुछ ज़मींदार जो हिंदू ज़मींदार थे वो इनको फोर्स करते थे कि आप अपनी बियर्ड के ऊपर भी टैक्स दो और इंडिगो की खेती करो। तो यहाँ पर इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से ब्रिटिशर्स को सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आई थी, ठीक है। और इस मूवमेंट को बाद में चलकर लीड करा था दूदू मियाँ ने। नेक्स्ट है वहाबी मूवमेंट। यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना, जब पीपीटी मैं शेयर करूँगा। वहाबी मूवमेंट मैं डिस्कस नहीं करवाऊंगा क्योंकि सोशल रिफॉर्म का पार्ट है, और सोशल रिफॉर्म में हम इसको फिर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और आपकी रिवीजन सीरीज में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर आपको यहाँ पर याद रखना है, सैयद अहमद ऑफ राय बरेली ने इसको स्टार्ट करा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुरान वॉइस ऑफ अल्लाह और हदीस वॉइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जी, सिर्फ इन्हीं को ही फॉलो करना है, बाकी हमें किसी भी रिलीजन को नहीं मानना। और कोई भी रिलीजन को अगर मानता है तो उसको हम क्या करवाएंगे, चेंज करवाएंगे इस्लामिज़म में। अदरवाइज, या फिर आप ऐसे समझो, आज की डेट में ISIS आपने सुना है, ISIS वहाबी मूवमेंट का एडवांस वर्जन है, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये लोग क्या चाहते थे कि सभी की सभी जो रिलीजन है वो कन्वर्ट हो जाए या तो इस्लामिज़म में, अगर नहीं है तो फिर यहाँ से वो भाग जाएँ। बस अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे। और इन्होंने फिर आगे जो काफिर्स को कहा था कि भाई दारुल हरब, चलिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर डिस्कस करेंगे रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट के टॉपिक में।
उसके बाद है संथल रिबेलियन। संथल रिबेलियन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए संथल रिबेलियन जो था इसको हम किस तरह से मतलब देखते हैं, इसके रिलेटेड ना हमसे रीज़न भी पूछा जाता है कि संथल रिबेलियन हमें कहाँ देखने को मिला था, तो आपने रीज़न भी याद रखना है, दमन ए कोहो, ये रीज़न है संथल रिबेलियन जहाँ पर हुआ था। और ये रीज़न कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, भगलपुर, मैं दोबारा लिख देता हूँ, भगलपुर एंड राजमा हिल्स, राजमहा हिल्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है, मैं आपको लास्ट में मैप में बता भी दूंगा ये हिल्स कहाँ पर है और भागलपुर एरिया कहाँ पर है। ठीक है जी, तो संथल रिबेलियन में क्या हुआ जो कि 1855 में हमें देखने को मिला, जहाँ पर बेसिकली 2 पर्सन्स थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड किया, और दोनों ही ब्रदर्स थे। एक का नाम था सिद्धू, या इनको आप सिद्धू पढ़ लो, एक ही बात है, और एक का नाम था कान्हू। ठीक है जी, ये दोनों ब्रदर्स थे, और ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स को मुशक्क़त करनी पड़ी इसको सप्रेस करने के लिए, और इस मूवमेंट को सप्रेस करते करते ब्रिटिशर्स ने काफ़ी विलेजेस को तबाह कर दिया, लगभग 15,000 के आसपास मौत हुई इस मूवमेंट में। ठीक है, अब ये मूवमेंट क्या था, वही कि यहाँ पर जो ज़मींदार और महाजन तंग करते थे फार्मर्स को, और इस मूवमेंट को भी बेसिकली ज़मींदार और महाजन के जो एक तरह से आप ऐसे समझो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही हवा मिली थी। ठीक है जी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर ज़मींदार और महाजन के द्वारा और ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जो जितनी भी ब्रिटिश हाउस हैं वहाँ पर ये अटैक करते थे संथल रेबेलियंस। ठीक है जी, ये संथल, इनको संथल ही आप कंसिडर कर लो। ठीक है जी, और ज़मींदार के घर पर अटैक करते थे, जो महाजन थे उनके घर पे अटैक करते थे, ब्रिटिशर्स जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी इवन वहाँ पर भी अटैक करते थे, और इनके साथ लास्ट में चलकर ग्वालास भी मिल गए थे। ग्वालास कहा जाता है मिल्कमैन को, जिनकी आज की डेट में डेयरीज होती है ना, तो उनको ग्वालास कहा जाता है। और ब्लैक्स में तो आपको पता ही है, लोहार्स भी इनके साथ मिल गए थे। तो ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स को मुशक्क़त करनी पड़ी थी। ठीक है जी, मैंने जैसे कि आपको बताया 15,000 के आसपास पर्सन यहाँ पर मारे गए, और विलेजेस के विलेजेस यहाँ पर तबाह करने पड़े ब्रिटिशर्स को, और लास्ट में जाकर पहले सिद्धू ब्रिटिशर्स के हाथ में आए, फिर ब्रिटिशर्स ने इनको मार दिया 1855 में, और 11 साल के आसपास कान्हू भी पकड़े गए, फिर उनको भी ब्रिटिशर्स ने मार दिया 1866 में। ठीक है जी, और लास्ट में चलकर ब्रिटिशर्स ने एक संथल परगाना टेनेसी एक्ट बनाया था। टेनेसी एक्ट, ये याद रखना कब बनाया था, 1876 में। संथल परगाना टेनेसी एक्ट 1876। ठीक है जी, नेक्स्ट मूवमेंट है रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। अब देखो यहाँ पर जो चुहार अपराइजिंग है, इसको हम लोग वैसे बुक्स में चौहार अपराइजिंग देखते हैं, बट ये एक रेशियल एब्यूसिव वर्ड है, क्योंकि जो चौहार है ये एक तरह की ट्राइब है जो कि आपको बंगाल रीजन में देखने को मिलती है, बंगाल रीजन में रहती है ये, और ये एक तरह का रेशियल एब्यूसिव वर्ड है। ठीक है जी, चौहार, डेट्स वाई हम इसको कंसिडर करते हैं रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। ठीक है जी, अब ये जो रिवोल्ट था ये हमें 2 टाइम्स देखने को मिला था। एक तो था 1766 से लेकर 1772, और जो सेकंड रिवोल्ट हुआ था या इसका सेकंड फेज था 1795 से लेकर 1816। ठीक है जी, अब जो फर्स्ट रिवोल्ट था उसमें दुर्जन सिंह लीडर थे, ये लीडर आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, और ये जो रिवोल्ट था ये भी किस वजह से था कि बंगाल में जो फॉरेस्ट वाला एरिया जहाँ पर ये ट्राइब रहती थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमाइन आ गया था, और ब्रिटिशर्स ने इनको एक तरह से मजबूर कर दिया था कि आप इतने एरिया पर ही एग्रीकल्चर कर सकते हो और उसके बावजूद आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो चौहार ट्राइब के लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा, और फेमाइन आ गए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। डेट्स द रीज़न यहाँ पर ये रिवोल्ट हमें देखने को मिला। ठीक है जी, फर्स्ट जो रिवोल्ट हुआ था उसमें लीड करा था दुर्जन सिंह ने, और जो सेकंड रिवोल्ट हुआ था उसमें लीड करा था, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये नाम आपने याद रखने हैं, मधाब सिंह। ठीक है जी, सेकंड है राजा मोहन सिंह, और थर्ड नेम आपने याद रखना है जो सेकंड फेज में थे इस रिवोल्ट के, लक्ष्मण सिंह। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे, डुलमा के। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एनहांस टैक्सेस, ठीक है जी, ऑपरेसिव रेजाइम, फेमाइन की वजह से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट हमें देखने को मिला था। ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि चौहार एक तरह का एब्यूसिव वर्ड है, डेट्स द रीज़न हम इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ जंगल महल।
नेक्स्ट है कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट एक तरह का रिलीजियस रिवोल्ट था, ये रिलीजियस मूवमेंट था, बट बाद में चलकर ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया था। कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ, देखो सबसे पहले हम समझते हैं जो पंजाब का रीजन है ना, वहाँ पर एक पर्सन थे जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिनका नाम है भगत जवाहर मल, और जिनको हम सियान साहब कहते थे। ठीक है जी, सियान साहब ने यहाँ पर नोटिस किया कि जो पंजाब रीजन है यहाँ पर सोशल जो रिलीजियस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली, या फिर ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा लोग इंटॉक्सिकेंट हो गए हैं, मतलब ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, मीट खा रहे हैं, ठीक है जी, काऊ बीफ खा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करा और ये सबको बंद करवाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है जी, अब आप अगर सिखिज़म को फॉलो करते हो या सिखिज़म और हिंदुज़म को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जो रिलीजियस जो लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से ये मूवमेंट लॉन्च करा गया था, बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट बढ़ गया था उस समय में। और यहाँ पर इस मोमेंट में याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वुमेन जो एम्पावरमेंट का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया था। ठीक है जी, इनकरेज किया गया था वुमेन को कि आप घर से बाहर आइए, मतलब एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया गया था। ठीक है जी, और इस मूवमेंट को पहले तो रिलीजियस टर्म से जोड़ा गया। बाद में हुआ क्या, जब 1846 में ब्रिटिशर्स ने डलहौजी के समय में पंजाब पूरा का पूरा एनेक्स कर लिया, तो पंजाब के जो लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने इसको सॉवरेनिटी का नाम देते हुए इसको पॉलिटिकल एक तरह से मूवमेंट मान लिया। ठीक है जी, सबसे पहले ये मूवमेंट हमें देखने को मिला फिरोजपुर एरिया में 1869 में। ब्रिटिशर्स को यहाँ से एक्सपेल करने की कोशिश करेगी, मतलब जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स दिखते थे उनके ऊपर अटैक होते थे, गुरिल्ला टेक्निक्स लगा लो या जैसे भी लगा लो, बस अटैक करने हैं, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। ठीक है जी, बट ब्रिटिशर्स ने इसको बाद में चलकर सप्रेस्ड कर दिया। और हाँ, इस मूवमेंट को स्टार्ट करा था भगत जवाहर मल जी ने, जिनको हम सियान साहब भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा पीक पर लेके गए थे राम सिंह जी। ठीक है जी, तो ये नाम भी आपने याद रखना है। उसके बाद इनको एक्सेल्ड कर दिया था रंगून। ठीक है जी, रंगून आपने सुना होगा बर्मा में, जिसको आज की डेट में हम म्यांमार कहते हैं, 1872 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद है पोलीगर रेबिलियन, ये 1798 से 1805 में हमें देखने को मिला। ठीक है जी, और ये साउथ इंडिया में ये रिवोल्ट हमें देखने को मिला था। ये यहाँ पर जो पॉलीगर्स थे उनको हम इक्वली मान सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया में राजपूत हैं। राजपूत डेफिनेटली आपको पता ही होगा, और महाराणा प्रताप, इनको कौन भूल सकता है। ठीक है जी, या फिर आप ऐसे समझो कि इनका सेम सा ही रैंक था। ठीक है, अब इनके पास सारे के सारे राइट्स थे, चाहे वो मिलिट्री सर्विस हो या फिर लैंड के हवाले से हम टैक्स कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, सभी के सभी इन्हीं के पास राइट्स थे। अब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो ब्रिटिशर्स इनसे राइट ले लेते हैं। अब इनसे पॉलीगर गुस्से में आ जाते हैं कि भाई हमसे राइट ले लिए। ठीक है जी, तो पॉलीगर्स ब्रिटिशर्स की इस मूवमेंट पर अटैक करते हैं। एक तरह का ये अपराइजिंग मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे सबसे पहले, जो पहला फेज है इसका, उसमें लीड करा वीर पांड्या काठा बॉम्बन ने। ठीक है जी, शायद मैं यहाँ पर नाम सही नहीं ले रहा हूँ, बट यहाँ पर आप देख लेना। और ये कहाँ गए थे, पंचाल कुरीची इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है जी, तो तमिलनाडु, जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ इंडिया का अपराइजिंग मूवमेंट था। उसके बाद जो ये पर्सन है वीर पांडे, इनको बिल्कुल ऐसे समझो ब्रिटिशर्स ने सभी लोगों के सामने लाकर इनको मारा। ठीक है जी, पब्लिकली, यहाँ पर देखो, हैंग्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स, मतलब ब्रिटिशर्स ने सभी लोगों को डराने के लिए इनको पब्लिकली हैंग किया। बट ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि इनके बाद सप्रेस्ड हुआ। सेकंड फेज में बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स ने अलायंस किया। ये लास्ट लाइन को अच्छे से याद करके जाना, ये आपको देखने को मिलेगा अगर पॉलीगर रेबिलियन से क्वेश्चन आया। ठीक है जी, मारुथु पांडिगर ऑफ शिवगंगा, गोपाल नायक ऑफ दिंदुगुल, ठीक है जी, केरला वर्मा ऑफ दिंदुगुल एंड कृष्णप्पा नायक एंड धोंदाजी ऑफ मैसूर, इन्होंने ग्रैंड अलायंस किया। और ग्रैंड अलायंस करके इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने की कोशिश करी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये रिवोल्ट को सप्रेस्ड कर दिया। ठीक है जी, तो पॉलीगर रिवेलियंस क्यों हुआ था मैंने आपको बताया, मेन लीडर्स क्यों थे, कौन कौन से थे। ठीक है जी, और कौन से ईयर में हमें देखने को मिला, और एरिया भी। ठीक है जी, बस इतना ही आपको याद रखना है। और नेक्स्ट कौन सा है, वेलोर म्यूटिनी, ये डेफिनेटली आपने सुना होगा, मैंने इसका क्वेश्चन भी डिस्कस कराया था। ये फर्स्ट पोए म्यूटिनी थी 1806 में, जो हमें देखने को मिली थी आरकोट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। ठीक है जी, अब इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बेसिकली ऐसे समझ लो पुलिस में जो रिक्रूटमेंट होती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चाहती थी यहाँ पर कि ये रिक्रूटमेंट जो हो रही है ये हमारे ट्रेडिशन फॉलो करें।
मतलब जैसे ऐसे समझ लो कि ड्रेस हमारी पहने, चलो ड्रेस तो यहाँ पर ऑब्वियसली वही पहननी पड़ेगी जो ब्रिटिशर्स में अगर आप पुलिस में रिक्रूट हो रहे हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि आपने हमारी जो टर्बन है वो आपने वियर करनी है। अगर आपने कोई ऐसा इयरिंग, मतलब या इयरिंग, हाँ इयरिंग ये कहते हैं, कैरिंग या कुछ भी ऐसा आपका मार्क है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रिलीजियस फैक्टर में कुछ मार्क्स जरूरी होते हैं, या आप ऐसे समझो जैसे हिंदू में तिलक लगाया जाता है, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स ये अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते थे। यहाँ पर जो सैनिक भर्ती हुए थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे को आप एक तरह से रिलीजियसली सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के चलते हुए एक यूनिफॉर्म कोड में आप हमें कहीं ना कहीं डाल रहे हो। तो इसी वजह से यहाँ पर स्पोय म्यूटिनी देखी गई थी 1806 में, और इस म्यूटिनी में 350 से लेकर 450 के आसपास जो सैनिक हैं या ऐसे समझो पुलिसमैन हैं वो मर गए थे, ठीक है जी। और इस मूवमेंट को बाद में चलकर काफ़ी ज़्यादा हवा मिली थी, ठीक है जी। टिप्पू सुल्तान का जो टाइगर वाला जो फ्लैग था वो भी इस मूवमेंट में हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर जो टिप्पू सुल्तान के जो सन थे फतेह हैदर, ठीक है जी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखे गए थे। चलिए इस मूवमेंट में मतलब, और इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस्ड कर दिया था, और ये नाम भी पूछा जाता है किसने सप्रेस्ड करा था, कर्नल गिलिस्पी ने, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट, ये तमिलनाडु वाला रीजन है, रामोसी अपराइजिंग। मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में मैप के अकॉर्डिंगली सभी की सभी मूवमेंट्स रिवाइज करवाऊंगा, और आपको फिर अच्छे से याद भी हो जाएंगे, लोकेशंस भी, तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। रामोसी अपराइजिंग 1822 और 1826 में हमें देखने को मिला। अब रामोसी क्या थे मैं आपको बताता हूँ। जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया ना, आपने इंडिया मैप तो डेफिनेटली देखा होगा, वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है हमारा, अब ये रामोसीज वहाँ रहते थे, ये मेनली रिक्रूट होते थे मराठास में, ठीक है जी। और साथ साथ यहाँ पर ये एग्रीकल्चर भी करते थे। जब ब्रिटिश ने ये एरिया पर इन्वेड किया तो इस एरिया में इन्वेड करने के बाद इन्होंने यहाँ पर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। अब ये यहाँ के जो रामोसीज हैं ये भड़क गए, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। और इनके लीडर कौन थे, चितूर सिंह, जो ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1822 में हुआ था। अब इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं सप्रेस करने में फेल हो गए थे, ठीक है जी। फिर बाद में चलकर इन्होंने रामोसीज के साथ एक तरह से डील साइन करी थी, कुछ पर्सन को रिक्रूट किया था एज अ पुलिसमैन, और साथ साथ इनको कुछ लैंड भी दिया था एज अ फार्मिंग के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है किथूर रेबिलियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। 1824 से लेकर 1832 रानी चिन्मा ऑफ किथूर के द्वारा ये रिवोल्ट को स्टार्ट करा गया था, और इनका साथ दिया था रियप्पा ने, ठीक है जी। और इसको आप एक तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि अडॉप्टेड सन चाहते थे कि भी नेक्स्ट जो थ्रोन किथूर का वो जाए चिन्नम्मा का जो अडॉप्टेड सन था उनके पास, बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कंडीशन थी, और भी बहुत सारी कंडीशन थी। ये यहाँ पर जो ज़मींदार से वो बहुत परेशान कर रहे थे, ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे। फिर अल्टीमेटली रानी चिन्नम्मा ने यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को शांत करा, मतलब सप्रेस्ड करा, और रियप्पा को तो हैंग कर दिया, मतलब फांसी दे दी, और जो रानी चिन्नम्मा है उनको प्रिजनर बनाकर जेल में डाल दिया, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रानी चिन्नम्मा है ये कौन से समय में जेल में थी, तो याद रखना उस समय भारत में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया, उससे रिलेट करा गया, तो याद रखना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांतवादी रिवोल्ट। स्वांतवादी जो रिवोल्ट था ये मराठा सरदार थे पौन स्वांत, ठीक है जी, इनको साथ मिला देसाईस का और साथ में अन्ना साहिब का, जो कि प्रोमिनेंट लीडर थे इस रिवोल्ट के। और इस रिवोल्ट का भी मेनली रीज़न क्या था, जो मराठास वाला एरिया था, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वाला, ठीक है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए, ठीक है जी, और ज़मींदार परेशान करते थे। और साथ साथ ब्रिटिशर्स की जो टैक्स की नीति थी ऐसे समझ लो, और जो ब्रिटिशर्स का एक एक्सपेल करने का तरीका होता था, एक्सप्लॉयटेशन करने का वे होता था, उससे ये लोग परेशान हो गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली इसको भी सप्रेस कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद है गडकरी रिवोल्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप याद रख सकते हैं कि रिवोल्ट कोल्हापुर स्टेट में हुआ था आफ्टर 1844, ठीक है जी। जो गडकरीज होते थे वो बेसिकली उनकी हेरिडिटरी थी मिलिट्री क्लास में, मतलब मराठास के सरदार में एक तरह से हेरिडिटरी थी। और जब मराठा सप्रेस्ड हुए, इस समय आपको पता है मराठा सप्रेस्ड हो चुके थे, ब्रिटिशर्स ने सप्रेस्ड कर दिया था, तो इनसे इनकी जो पोस्ट थी वो भी छीन ली थी ब्रिटिशर्स ने, तो ये गुस्से में आ गए, ठीक है जी। ऑब्वियसली अगर आप किसी की पोस्ट छीनोगे तो वो गुस्से में तो आएगा ही आएगा। और
जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो राइट थे, मतलब ऐसे समझ लो वो छीन लिए थे। तो ये गडकरी में एक पर्सन थे दाजी कृष्णा पंडित, इन्होंने रिवोल्ट करा था। इस रिवोल्ट को भी ब्रिटिशर्स ने सप्रेस्ड कर दिया था। मतलब यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयड हो गए थे। आप समझो कि आप जॉब करते हो है ना कहीं पर, और कोरोना वायरस के कारण आपको निकाल दिया तो आपको गुस्सा आएगा है ना। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने मराठास को हरा दिया। मराठास को हराने के बाद इनकी जॉब चलेगी, ये अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड हो गए तो गुस्सा तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मोफला और मालाबारी रिबिलियन। ये हमें देखने को मिला था 1835 और 1921, ठीक है जी। इस मोमेंट में आप ऐसे समझो कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था ईपीएफओ रिवीजन क्लास में कि जो अरेबियंस हैं हमारे इंडिया में वो आते थे ट्रेड करने, ठीक है जी। और ये ट्रेड करते थे और यहाँ से जितना भी मसाला इकट्ठा करके इंडिया से यूरोप में जाकर भेज देते थे। फिर पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ ने अरेबियंस को सप्रेस्ड करा। अब उससे पहले क्या हुआ, अरेबियंस जब इंडिया में आते थे तो इन्होंने इंडिया के एक कम्युनिटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तिहिया कम्युनिटी, ठीक है। इनकी वुमेंस के साथ शादी करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। जब इनकी वुमेंस के साथ शादी करना शुरू करा तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक फैमिली इनकी बनेगी, ठीक है। जब फैमिली बनी तो ये मोफलास ही कंसीडर होते थे, या फिर आप ऐसे समझो किया जो थे वो अरेबियंस थे, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, फिशरिंग करते थे और साथ साथ एग्रीकल्चर करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो ज़मींदार राइट्स हैं वो हिंदू को दे दिए। अब हिंदू यहाँ पर इनका जो हिंदूज थे वो इनका यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है जी। मतलब आप ऐसे समझो, इनको लगता था कि ऐसा हिंदू हमारे पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़मींदार किसके चमचे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चमचे हैं, ठीक है। वैसे 1835 है और आपको पता है 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद से ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ मैं सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये पर्सन समझते थे कि हिंदू जो ज़मींदार हैं वो हमारे को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रीज़न है, मालाबार वाला, जहाँ पर मानसून हिट करता है। आजकल तो मानसून भी खैर लेट चल रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं। तो इसको हम मोफलास भी कहते हैं, ठीक है। तो बस आप समझ जाइए कि जो अरेबियन ट्रेडर्स थे उन्होंने शादी करी लोकल नायर और तिया वुमेन के साथ, और ये लोग एग्रीकल्चर करते थे और फिशरिंग करते थे, और इन पर सारे के सारे राइट्स दे दिए हिंदूज़ को, और इसी वजह से यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ और इन्होंने रिवोल्ट करा। इस रिवोल्ट को भी ब्रिटिशर्स ने सप्रेस्ड कर दिया। नेक्स्ट है कुकी अपराइजिंग। कुकी अपराइजिंग, ये कुकीज़ आपको पता है एक हिली ट्राइब है, ठीक है जी। और ये लुशाई हिल्स जो आपको मणिपुर और त्रिपुरा रीजन के बीच में देखने को मिलती है। आज भी हम लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर आपने किसी अन्य पेपर के लिए ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको ये रीज़न पता होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली, अब देखो ट्राइब है तो ये क्या करेगी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करेगी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने में अगर इनको रोक लगाई जाएगी, अब ये कहेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स करते थे, आप हम पे रोक लगा रहे हैं, तो ये लोग तो भड़केंगे ही भड़केंगे, ठीक है जी। तो इसी वजह से यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। इस रिवोल्ट को भी ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। लेकिन हमने याद क्या रखना है, जो इनके लीडर्स थे रानी गंधाइलू, ठीक है जी। और अच्छा याद रखना, रानी गंधाइलू से क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिवोल्ट इनके अंडर चला था, नागा रिवोल्ट, या फिर इसको कुकी अपराइजिंग को हम नागा रिवोल्ट भी कहते हैं, और 1931 में रिवोल्ट चला था। ये हमारा प्यारा भारत। अब इंडिया के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट सेशन में काफ़ी अच्छे से समझेंगे कहाँ कहाँ पे हमें रिवोल्ट देखने को मिले। एग्जांपल के तौर में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आपको असम देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। असम में कौन कौन से रिवोल्ट हुए थे, ऐसे छोटे छोटे रिवोल्ट। एक अहोम रिवोल्ट हुआ था जिसके लीडर थे गोमधर कुंवर, ठीक है जी। खांसी विद्रोह हुआ था यहाँ पर असम में, इसके जो लीडर थे उनका नाम था राजा तीरथ सिंह। ये भी हम पढ़ेंगे, अभी हमने कंप्लीट नहीं करे। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 सेशंस में हमारे के सारे के सारे रिवोल्ट्स और रिवेलियंस वाला कवर होगा, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। और उड़ीसा में भी कुछ रिवोल्ट हुए थे। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। होपफुली ये सेशन में आपको जितने भी हमने रिवोल्ट्स करे आपको समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। PDF आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। थोड़ा सा डिले हो रही है बट डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा सारी की सारी PDF, ठीक है जी। आपको कल सभी की सभी PDFs देखने को मिलेंगी, और अपना अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। ये पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।